भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग में जो अपने नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्या है संविधान के, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या भाई, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, जो ये मौलिक अधिकार है इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जो मौलिक अधिकार है इनका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। ठीक है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से किस, जो मतलब अनुच्छेद कौन सा है जिसमें समता के अधिकार का प्रावधान? तो समता के अधिकार का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 14 में, जो कि अपने अभी पढ़ा है भाई भाग 3 में। मौलिक अधिकार भी उसमें थे। समता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उनमें जो समता का अधिकार है उसका अनुच्छेद 14 में प्रावधान है उस अधिकार का। तो क्या इसको डिटेल में पढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित, भाग 3 में निहित क्या थे? मौलिक अधिकार थे। उनके ही अंतर्गत क्या आता है? समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों, जो राज्य है वो नागरिकों को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं? राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई? भाग 3 है जो, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उन्हीं में क्या समता का अधिकार दिया गया है, जो कि 14 से 18 तक जिसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। और अनुच्छेद 14 तो क्या है? अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करेगा भाई? वंचित कौन नहीं करेगा? राज्य। ठीक है, नागरिकों को, जो अपने नागरिक है ना देश की, देशवासी, उनको इन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अभी पढ़ा अपन है भाई, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभी पढ़ा है ये तो। अनुच्छेद 16 में अवसर की मान्यता, समानता, सॉरी, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंदर। ठीक है, और क्या है? अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत, तो ये क्या है? सुमेलित
नहीं है। अनुच्छेद 18 में क्या है, सैन्य उपाधियों की अनुमति, ठीक है, सैन्य उपाधियों की अनुमति। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम भाई, जो कि अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान की, जो अपना भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद 17 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है, अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन पूछ लिया, जब अस्पृश्यता का अंत किस में निहित है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, ठीक है भाई। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 में, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 में क्या है, जो उपाधियां हैं उनके अंत का, एब्लोएशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, जो मतलब उपाधियां हैं उनका अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। यह अनुच्छेद जो है राज्य में को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंध करता है, ठीक है। यह क्या है, यह अनुच्छेद जो 18 है, राज्य को सैन्य अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर, सैन्य और अकादमिक जो क्षेत्र है उनको छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है, इन दो को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस है, प्रेस वाले समझते होगे, वो क्या है, भाषण करे भाई, बातचीत करे है और दूसरे का भाषण लेवा, मतलब ठीक है ना। तो क्या है, वीडियो का समान संरक्षण, ये तो है नहीं भाई। इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, संघ भी इसका कोई लेना देना नहीं। कार्य और सामग्री की सुरक्षा, इसका भी कोई लेना देना। तो भाषण की स्वतंत्रता ये क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल, जो साकल पेपर मिल है बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है, ठीक है। भारतीय संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय जो है उसने स्पष्ट कर दिया क्या भाई, अनुच्छेद 19(1) के प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के क भाग में यह निहित कर दिया भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति जो उसकी स्वतंत्रता है उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है भाई, जो साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है कोई। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में शामिल है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 19(1) के क भाग में शामिल है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखते हैं भाई, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों की नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो वो कौन सा भाई, डी। इसका क्या है भाई, अनुच्छेद 19 भी नहीं है ये, प्रेस की स्वतंत्रता
ये भी नहीं है, तो क्या है अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है भाई? अनुच्छेद 24। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है जो बालक है उनके नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार क्या है, वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे जो जगह है, ठीक है, जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। कारखानों, खानों, जोखिम भरे कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम जो संशोधन किया गया, 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार, ठीक है, 2017 में संशोधन किया गया भाई। क्या इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया। ठीक है, उनके नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया भाई, कोई बाल श्रम नहीं करवाएगा। ठीक है, जबकि 14 से 18 के जो बच्चे हैं वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो कि मतलब समझदार है थोड़े, किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। जो मंडल आयोग है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? जो मंडल आयोग है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कौन से साल प्रस्तुत करी गई? वो कौन सा ईयर था भाई? 1980 में। ठीक है, तो कौन से ईयर में? 1980 में। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति, उसको जानने के लिए क्या है, 20 सितंबर 1978 को, 20 सितंबर 1978 को किसने? मोरारजी देसाई की। किसको? 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मोरारजी देसाई की सरकार ने, और बिहार के पूर्व मंत्री जो है मुख्यमंत्री कौन? बीपी मंडल, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। उसकी अध्यक्षता में क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। ये जो आयोग है, ठीक है, ये जो आयोग है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980, तो 20 दिसंबर 1978 का तो वो था भाई मोरारजी देसाई की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री बीडी मंडल, उस आयोग की मतलब जो आयोग था उसकी गठन की घोषणा करी थी। और 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करी। ठीक से भाई, 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई? मौलिक अधिकार, मौलिक
अधिकार, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? मौलिक अधिकार क्या है? निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं? वो ना तो राज्यपाल, ना है विधि मंत्री, ना है प्रधानमंत्री, वो किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से होता है। जो मूल अधिकार है उनका निलंबन दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो दो प्रकार कौन से हैं? नंबर 1, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार निम्न को क्या है? स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आपात की कोई कारण भारत अथवा क्या भाई? उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है? अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तक को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो 28 में क्या है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो किसके द्वारा भाई? भारत के न्यायाधीशों को नहीं भाई, संसद को भी नहीं, राष्ट्रपति को भी। तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसी को डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या है? दोबारा से देखते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति जो क्या है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसके अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को
रीट आधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले तक, तो क्या भाई क्या कहना चाह रहा है ये? अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट आधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित है। जहां जो है उच्चतम न्यायालय की रीट आधिकारिकता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित है। ठीक है भाई, वही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 226 का जिक्र है भाई, इसमें क्या है? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। इसमें 32 में क्या था? मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित था, लेकिन इसमें अन्य विषय भी सम्मिलित है। किसमें? 226 में। ठीक से, न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार एवं परीक्षा, उत्प्रेषण रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से परमादेश, परमात्मा प्रति हर व्यक्ति, सेध याद करने के लिए वही ट्रिक बना रहे हैं। प्रतिषेध भाई प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अधिकार परीक्षा। ठीक है भाई, वह अपनी बात रखे। ठीक है ना। उत्प्रेषण रीट प्रत्यक्ष रूप से, परमादेश सबको आदेश दिया गया है, परमादेश देश ने। ठीक है, प्रतिषेध प्रति व्यक्ति को, अधिकार परीक्षा अधिकार है, उत्प्रेषण रीट। समझ गए? तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो भवन है, अपने घर है, उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 का 1 का क भाग। ठीक है, अनुच्छेद 1 का क भाग। अनुच्छेद 19 के 1 भाग में आता है, तो इसको डिटेल में देखते हैं हम थोड़ा। हाँ, नवीन जिंदल, क्या है भाई? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर, जो निजी भवन है, किसने दिया? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी में। तो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 क के में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भाई अनुच्छेद 19 का 1 का क भाग में वर्णित है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक का क्या है? मौलिक अधिकार है भाई, वह अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज लगा सके है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो किस देश के संविधान पर आधारित है भाई? आयरलैंड संविधान पर। ठीक है, यानी वो क्या कहना चाह है? भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उनकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो क्या है? आयरलैंड के संविधान पर। इसी को थोड़ा डिटेल में देख ले भाई।
भारतीय संविधान के राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड किससे भाई, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में।